गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 12 नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। और आज हम पढ़ रहे हैं व्यतिकरण के नियम को सत्यापित करने के लिए जो प्रयोग यंग ने दिया उसका हम वर्णन यहाँ कर रहे हैं, जिसको हम यंग द्विस्लिट प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। हमने व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों में एक शर्त ये पढ़ी थी कि व्यतिकरण के लिए ये आवश्यक है कि दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते। तो इस समस्या को हल करने के लिए यंग ने क्या किया कि स्रोत S एक स्रोत लिया और उस एक स्रोत को फिर उसने दो स्रोतों में डिवाइड कर दिया। तो वो दोनों स्रोत कौन से स्रोत कहलाए? कला संबद्ध स्रोत। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि कैसे यंग ने अपना प्रयोग किया और व्यतिकरण की व्याख्या की। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि यंग ने व्यतिकरण की परिघटना का प्रायोगिक अध्ययन किया। जो उसका प्रायोगिक प्रतिरूप था या प्रायोगिक व्यवस्था थी वो क्या थी उसको हम देखते हैं। तो प्रायोगिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले उसने S एक स्रोत लिया, S एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लिया यहाँ पे उसने, और इससे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकली दैट इज इस तरह से, क्योंकि ये बिंदु स्रोत है तो बिंदु स्रोत से कौन से तरंगाग्र निकलते हैं? गोलाकार तरंगाग्र। तो ये बिंदु स्रोत S लिया और इस बिंदु स्रोत S से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकली उसे उसने एक पर्दे L पर आपतित किया। ठीक है, इस पर्दे L से ये तरंगाग्र आगे की ओर बढ़े कुछ इस तरह से, इसको नाम दे दिया हमने L। ठीक है, अब ये तरंगाग्र जब आगे की ओर बढ़े तो आगे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा M रखा हुआ था। इस पर्दे M के अंदर दो स्लिट्स S1 और S2। कौन कौन सी स्लिट्स थी? S1 और S2। जब ये गोलीय तरंगाग्र इन स्लिटों पर जाकर गिरे तो इन स्लिटों पर जाकर गिरने पर ये S1 और S2 इस स्रोत S के एक नवीन तरंगाग्र की तरह कार्य कर रही थी। जैसा द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश के तरंगाग्र का हर बिंदु एक नवीन स्रोत के समान कार्य करता है। तो यहां पर जब स्रोत S से गोलाकार तरंगाग्र निकली, पर्दे L पर आपतित हुई, यहां से एक गोलाकार तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ी और एक अन्य पर्दे M पर आपतित हुई जिसके अंदर दो स्लिट्स S1 और S2 थी, जहां से भी ये बाहर निकली, और एक अन्य पर्दा जो यहां पर लगा हुआ था उस पर्दे N पर जाकर आपतित हुई। ठीक है, अब N पर जब ये जाकर गिरी तो N पर जाकर गिरने पर इन्होंने पर्दे पर कुछ दीप्त और कुछ अदीप्त पट्टियां बनाई, पैटर्न बनाए। दीप्त और अदीप्त पट्टियों का क्या मतलब है? चमकीली और काली। तो इन्होंने कुछ दीप्त और अदीप्त पैटर्न बनाए। जैसे इन्होंने जो सेंटर पार्ट बनाया वो एकदम ब्राइट बनाया। इसके बाद में जो इसके आसपास के पार्ट्स थे वो कैसे बने? डार्क यानी काले। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सा पार्ट वापस आया? ब्राइट। तो इस तरह से इन्होंने पर्दे N पर ये पैटर्न बनाया, स्पॉट बनाए। अब ये स्पॉट्स बनी कैसे? तो इसको समझाने के लिए यंग ने बताया कि जब प्रकाश इस S से निकलकर S1 और S2 पर आपतित हुआ, ये S1 और S2 दो स्लिट्स हैं और ये दोनों स्लिट्स S से समान दूरी पर हैं, S से समान दूरी पर हैं। और जब ये S1 और S2 से आपतित हुआ और जब इससे बाहर निकला तो बाहर निकलने के पश्चात इस M और N के जो मध्य का जो क्षेत्र है, जो भाग है, उस भाग के अंदर इनसे निकलने वाले प्रकाश की किरणों का आपस में अध्यारोपण हुआ। अब देखिए यहां पर मैं बता रहा था आपको कि यहां तो सिंगल एक स्रोत S था, लेकिन यंग ने एक पर्दा लगाकर दो स्लिट्स लगाई और दो स्लिट्स से इस स्रोत S को दो स्रोतों में विभाजित कर दिया। और ये दोनों स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध, क्योंकि एक ही स्रोत से बने हुए हैं, स्वतंत्र तो है ही नहीं, एक ही स्रोत से बने हुए, इसलिए ये स्रोत क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। अब जब प्रकाश इन कला संबद्ध स्रोतों से बाहर निकला तो उस कंडीशन में यहां पर हुआ क्या कि जैसे यहां से बाहर निकला इस तरह से,
ठीक है, और S2 से बाहर निकला कुछ इस तरह से। तो देख रहे हैं आप लोग यहां पे कि इस M और N के मध्य में इन प्रकाश का किरणों का क्या हुआ, अध्यारोपण हुआ। ये आपस में एक दूसरे से मिली और अध्यारोपण होने के फलस्वरूप पर्दे N पर हमें अलग अलग चमकीली और काली फ्रिंजों का एकांतर क्रम प्राप्त हुआ। सेंटर पार्ट ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, तो एकांतर रूप में हमें चमकीली और काली फ्रिंजें या चमकीली और काले स्पॉट्स प्राप्त हुए। फ्रिंज का मतलब होता है स्पॉट, धब्बे, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हुए। अब इसका कारण क्या था, क्यों प्राप्त हुए? तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जो चमकीला प्रकाश होता है ये तीव्रता अधिकतम होने की वजह से प्राप्त होता है, और जो काला प्रकाश होता है वो तीव्रता न्यूनतम होने की वजह से प्राप्त होता है। तो यहां पर यंग ने हमें यह समझाया कि M और N के बीच में जब ये तरंगाग्र आपस में मिले तो जिन जिन बिंदुओं पर तरंगों के श्रृंग श्रृंग, अब तरंगों के श्रृंग और गर्त समझ ले पहले हम। जैसे कोई तरंग है, ये तरंग का कहलाता है श्रृंग और ये तरंग का कहलाता है गर्त, ठीक है। अब अगर दो तरंगें आपस में मिलती हैं और अगर उन दो तरंगों के या तो श्रृंग श्रृंग मिल जाए या फिर गर्त गर्त मिल जाए, तो ये दोनों समान कला में होंगे। या तो श्रृंग श्रृंग मिल जाए या गर्त गर्त मिल जाए तो ये समान कला में कहलाते हैं। और समान कला में कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण। तो यंग ने यहां पर यह कहा कि जब M और N के बीच में ये तरंगाग्र परस्पर एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप जिन बिंदुओं पर तरंगों के श्रृंग श्रृंग मिलते हैं वहां तो समपोषी व्यतिकरण होता है, अर्थात तीव्रता का मान अधिकतम होता है, फलस्वरूप चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। और जहां पर एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त से मिलता है, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिलता है, तो ये विपरीत कला हो गई। विपरीत कला होने पर विनाशी व्यतिकरण होता है, तीव्रता न्यूनतम होती है और वहां पर काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इस पर्दे पर चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। किसके परिणाम स्वरूप? व्यतिकरण के परिणाम स्वरूप, क्योंकि व्यतिकरण की घटना यही कहती है कि जब समान आयाम और आवृत्ति की तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किसी बिंदु पर तीव्रता का मान अधिकतम और किसी पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है, जो ये पैटर्न हमें प्रूव कर रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस प्रयोग के अंदर जो ये सेंटर पार्ट है, ये जो आपका सेंटर पार्ट है, ये सेंटर पार्ट हमेशा ब्राइट मिलता है। ऑलवेज ये हमेशा कैसा मिलता है? ब्राइट मिलता है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन यहां पर ये बताया गया कि इस सेंटर पार्ट की इस स्रोत S1 और इस स्रोत S2 से दूरी क्या है? समान है। S1 और S2 से दूरी क्या है? समान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं हम लोग कि इस सेंटर पार्ट की इस S1 और S2 से दूरी समान है। और अगर S1 और S2 से दूरी समान होगी तो इनका जो पथांतर होगा वो पथांतर क्या होगा? शून्य, क्योंकि दोनों का पथ समान है। पथ समान है तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 0। अब अगर पथांतर शून्य है तो पथांतर और कलांतर में क्या संबंध होता है? डेल्टा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू फाई। ये होता है पथांतर और ये होता है कलांतर। ये तो है आपका पथांतर और ये है आपका कलांतर। ये रिलेशन होता है पथांतर और कलांतर में। तो अगर आपका पथांतर 0 है तो उस कंडीशन में आपका जो कलांतर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। और कलांतर 0 किसके लिए होता है? समपोषी व्यतिकरण के लिए। यही कारण है कि जो सेंटर पार्ट है, इस सेंटर पार्ट पर पथांतर 0 होने की वजह से हमें हमेशा चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो यंग ने अपने प्रायोगिक अध्ययन में, अपनी प्रायोगिक व्यवस्था में ये सारी चीजें हमें क्लियर की, ठीक है। तो इसके आधार पर उसने व्यतिकरण की व्याख्या की। ओके बेटा, थैंक यू।